Yes. So now we are going to study about elastic limit for class 11th. The chapter is mechanical properties of solids. So students, we are going to study elastic limit. The maximum stress within which the body regains its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. पहले इसको समझते हैं कि होता क्या इलास्टिक लिमिट क्या होता है. डेफिनेशन तो आप पढ़ी होंगे. देखिए, अगर आप एक बॉडी में क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, जैसे कि इस मार्कर में मैंने लगाया, तो क्या होगा, मैंने थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये वापस आ गई अपनी ओरिजिनल शेप पर. मैंने और ज्यादा लगाया, ये बेंड किया, फिर से वापस आ गया अपनी ओरिजिनल शेप पर. लेकिन इसकी एक लिमिट है. अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को बहुत ज्यादा ही अप्लाई कर देंगे, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो क्या होगा, इस बॉडी में परमानेंट सेट हो जाएगा. मींस इसकी शेप जो होगी वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी. और ऐसी बॉडी को अगर एक बॉडी में आपने मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया, मींस जितना ज्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा इस बॉडी में स्ट्रेस बनेगा अपनी शेप को रीगेन करने के लिए. तो स्ट्रेस की भी एक मैक्सिमम लिमिट है. उस मैक्सिमम लिमिट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो बॉडी में क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा. परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी में एक परमानेंट सेट हो जाएगा. सो द लिमिट अप टू विच यू कैन अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स without getting change in the shape and size of the body is known as elastic limit. जिस लिमिट तक आप फोर्स लगा सकते हैं और बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आता है उसकी शेप और साइज में, उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. प्लीज नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है? देखिए, अगर हमारे पास एक बॉडी है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर इसका स्टेटमेंट लिखूंगा मैं. तो अगर मान लीजिए इसकी लेंथ है L और मैंने क्या किया, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. जब आप इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसकी लेंथ बढ़ जाए, और ये देखिए मैंने दिखा दिया. ऑब्वियसली जब लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी. यस और नो? तो विड्थ थोड़ी सी कम हो गई, और ये इस बॉडी की अब जो न्यू लेंथ है वो हो गई L प्लस डेल L. मतलब कि इसमें इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, डेल L का इंक्रीमेंट हुआ इस बॉडी की लेंथ में. तो स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आप स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए. स्ट्रेन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, स्ट्रेन कितना आएगा इस केस में, स्ट्रेन आ जाएगा डेल L अपॉन L. ये आ जाएगा स्ट्रेन. तो अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया तो ज्यादा स्ट्रेन बनेगा. मींस अगर आप सोचिए ऐसे, जितना ज्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होने वाला है. अगर आपने कम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो डेल L इंक्रीमेंट है, डेल L अपॉन L, अभी ये स्ट्रेन है. अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगाया, ऑब्वियस है अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो इस डेल L की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. डेल L की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेंथ ज्यादा बढ़ेगी. आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा. ऑब्वियस, ठीक है. सो वी कैन से दैट, और ये कब होगा, ये होगा इलास्टिक लिमिट में. अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दें, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आपने बॉडी को खींचा, अब बॉडी को बहुत सारा स्ट्रेन चाहिए वापस अपनी शेप को रीगेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रबड़ बैंड है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैंने उसको खींचा, तो अब क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा वापस अपनी शेप में आने के लिए. मैंने थोड़ा सा खींचा तो थोड़ा सा डेवलप होगा, ज्यादा खींचा तो ज्यादा डेवलप होगा. यस और नो? लेकिन ये कब तक होगा, इलास्टिक लिमिट तक. अगर मैंने इलास्टिक लिमिट को ही क्रॉस कर दिया, खींच के इसको अलग ही कर दिया, तो अब जो होगा स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा. सो देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू व्हिच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. तो हम कह सकते हैं विद एन इलास्टिक लिमिट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हुक्स लॉ है, विद एन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस in the material is directly proportional to the strain. With an elastic limit the stress is directly proportional to strain. और ये क्या है, हुक्स लॉ. तो यहाँ पर अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखें तो स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल का लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. ठीक है, जहां पर ये कांस्टेंट क्या होगा, दिस कांस्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. इसके दो नाम है,
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको दोनों ही नाम याद होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन आया है यहाँ पर, ठीक है, इसको, इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो दिस कांस्टेंट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा। तो ऑब्वियस है जो डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशन लेस है। तो जो डायमेंशन जो होगी किसकी होगी, जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन जो होगी वो इस कांस्टेंट की होने वाली है। व्हाट वाज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, याद है किसी को, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया l स्क्वायर। सो ml-1t-2, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अब हम पढ़ेंगे। वैसे ऑलरेडी हमने हुक्स लॉ में इसको डिस्कस कर लिया है। तो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, क्योंकि आपको मालूम है हुक्स लॉ आपने पढ़ा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू वन कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, ml-1t-2। थैंक यू। देखिए लास्टली हमने जो स्टडी किया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब हम पढ़ने वाले स्पेशल टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका नाम है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए स्ट्रेस ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, कई तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होता है, और कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं आपने बहुत सारे पढ़े थे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, अगर हम रेशियो ले रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेन का, तो उसे हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं मटेरियल का। यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो निकालना है। आप ऐसे समझिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो एक जनरल टॉपिक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ जनरल टॉपिक एंड यू आर स्टडीइंग यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, उसका एक स्पेशल टाइप है। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेस है कोई भी स्ट्रेन नहीं ले सकते, एक कंडीशन है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही कंसीडर करना होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही कंसीडर करना होगा। तो आप देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज del L अपॉन L। तो कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू L अपॉन del L। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी यंग मॉड्यूलस का। ये फॉर्मूला जो है y से इसको डिनोट करते हैं FL अपॉन A del L। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर यंग मॉड्यूलस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यंग मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखना होगा आपको, स्पेशल टाइप ऑफ जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सो नोट इट डाउन।